बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 69, 70 और 71 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। सेक्शन नंबर 69 है जी रिसिप्ट ऑफ इनकम, यानी कि कौन सी ऐसी इनकम है जिसको किसी भी पर्सन की इनकम तस्वर किया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, ठीक है, और इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो रिसिप्ट ऑफ इनकम टाइटल है इसका, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट, यानी कि पर्सन जो है उसको ट्रीट किया जाएगा कि जैसे उसने, हैविंग रिसीव्ड का क्या मतलब है, जैसे उसने रिसीव की है अमाउंट या बेनिफिट या परक्विसिट। ठीक है, तीन चीज़ें। परक्विसिट क्या होता है कि किसी की पोजीशन या जॉब की वजह से कोई भी बेनिफिट हो उसको परक्विसिट बोलते हैं, जो बेनिफिट उसको मिल रहा है जॉब की बेस पे या पोजीशन की बेस पे। तो ये जो चीज़ें हैं अमाउंट, बेनिफिट या परक्विसिट, इसको तसव्वुर किया जाएगा, ऐसा लिया जाएगा। ट्रीटेड का मतलब है कि ऐसे इसको लिया जाएगा जैसे ये रिसीव किया है इस पर्सन ने। तो ये जो पर्सन है इसमें सेक्शन 80 के तहत इंडिविजुअल भी आ जाता है, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आ जाती है, ठीक है, इसके अलावा एनजीओ भी आ जाती है। तो सारी एंट्रीज़ इसमें शामिल हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 80 जो है उसके तहत। तो अब इसको आपने जोड़ के पढ़ना है, अमाउंट, बेनिफिट और परक्विसिट इफ़ इट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन। ठीक है, आइदर क्या है कि ये बेनिफिट एक्चुअली पर्सन ने रिसीव किया है, और क्या हो सकता है अमाउंट, बेनिफिट और परक्विसिट इफ़ इट इज़ अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। ठीक है, यानी कि ये पर्सन के बिहाफ पे अप्लाई किया था किसी और बंदे ने, ठीक है, या किसी लॉ फर्म ने या किसी कंपनी ने, किसी ने भी अप्लाई किया है इस पर्सन के बिहाफ पे। या अमाउंट, बेनिफिट और परक्विसिट इफ़ इट इज़ एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन पे अप्लाई किया गया है। या इसके बाद है जी अंडर एनी लॉ, या इस बंदे को मिल रहा है किसी भी दीगर लॉ के तहत कोई भी अमाउंट, बेनिफिट या परक्विसिट। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक कंपनी रन कर रहा है, तो वो बंदा घर में बैठा होता है और उसके मैनेजर्स जो हैं वो जाके वहाँ पे सारा जो सेटअप है उसको चला रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऑन कैमरा देख रहे होते हैं सिर्फ कि क्या सिलसिला चल रहा है। तो बाकी जो सारा सिस्टम है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो कर रहे होते हैं, जो मैनेजर्स हैं या जनरल मैनेजर्स हैं, जो भी स्टाफ है उसका, वो उसको कंडक्ट कर रहा होता है। तो अब जो भी बेनिफिट होगा वो तो डेफिनेटली ऑनर का ही होता है ना। बेनिफिट उनका तो नहीं होगा जो चला रहे हैं, मैनेजर्स जो हैं उनका बेनिफिट तो सैलरी की टर्म्स में होता है ना। तो इनकम जो होगी वो उसी की होती है जिसके बिहाफ पे वो सारा का सारा काम जो है वो किया जा रहा है, या एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन जो है वो किया जा रहा है। तो अंडर एनी लॉ कोई बेनिफिट आपको मिलता है, या कोई अमाउंट मिलती है, या कोई परक्विसिट मिलता है, तो वो भी इसमें शामिल होगा रिसिप्ट ऑफ इनकम के अंदर। तीसरी इसमें चीज़ है जी अमाउंट, बेनिफिट ऑफ परक्विसिट इफ़ इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पर्सन। मेड अवेलेबल का कानूनी मतलब होता है कि अवेलेबल नहीं थी, एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कुछ एफर्ट पुट की गई है उसको अवेलेबल करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली आपको अवेलेबल नहीं थी बट कुछ एफर्ट पुट की गई है उसको अवेलेबल करने के लिए। तो इस तरह का जो बेनिफिट है जो एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, जिस तरह आपका कोई किसी जगह पे कब्ज़ा हो गया था, या कोई डिस्प्यूट आपका हो गया था, बाद में कोर्ट में केस करके आपने वो बेनिफिट लिया है, तो ये एफ़र्ट आपने पुट की है उसको, उस एसेट को दोबारा से हासिल करने के लिए। ठीक है जी, परचेज़ करते वक्त आपका कोई, उसमें कई दफ़ा होता है कि उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, डबल फाइल निकल आती है अलॉटमेंट की। तो बाद में जब कोर्ट में केस जाता है उसके बाद आप केस विन कर गए तो मेड अवेलेबल हो गया आपके लिए। ठीक है, पहले अवेलेबल नहीं था, वो चीज़ आपके लिए नहीं थी अवेलेबल, बट बाद में मेड अवेलेबल हो गई। इसके बाद है जी रिकूप एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, रिकूप का क्या मतलब है? रिकूप का मतलब है कि ये एक्सपेंडिचर जो है ये दोबारा से आपने रीगेन किया है। इसके लिए वर्ड याद कर लें, रीगेन। दोबारा से रीगेन आपने किया है, यानी दोबारा से हासिल किया है। एक आपका एक्सपेंस या लॉस था जो कभी हो गया था, वो दोबारा किसी भी टैक्स ईयर में आपने हासिल कर लिया। अब इसमें क्या होता है, ये मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। वेयर अ पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर और लॉस इनकर्ड इन अ टैक्स ईयर। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है और वो उसको अलाउ है कानूनी तौर पे कोई भी डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर या लॉस,
कि उसको डिडक्शन जो है वो कानूनी तौर पे अलाउ है किसी भी एक्सपेंडिचर या लॉस के लिए इनकर्ड इन अ टैक्स ईयर। तो अब ये बंदा क्या कर रहा है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी एक्सपेंडिचर या लॉस जो कानूनी तौर पे अलाउड है उसको क्लेम कर रहा है। मिसाल ले लें कि 2024 का टैक्स ईयर है और 2024 के टैक्स ईयर में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, यानी रेंट की जो इनकम आती है उसके अंदर बंदा क्लेम क्या कर रहा है कि जी मेरा जो रेंट है 3 माह का वो बंदा खा गया है जो किराएदार था। ठीक है, अब इसको ज़ुबानी आप जानते हैं इसको क्लेम नहीं किया जा सकता कि हम ज़ुबानी कह दें कि जी किराएदार हमारा खा गया। इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है पूरी की पूरी, 4-5 चीज़ें हैं कि आपने किराएदार को जो है वो नोटिस भेजा है, आपने किराएदार के ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई की है, पुलिस की कार्रवाई की है, उसको निकाला है या नहीं निकाला, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो आप फुलफ़िल करते हैं अगर रिक्वायरमेंट्स को जो कानून में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर लिखे हुई हैं सेक्शन के अंदर, तो उनको फुलफ़िल करके आप इस एक्सपेंडिचर को क्लेम कर लेते हैं। ठीक है जी, या लॉस आप इसको कह लें कि ये आपका लॉस है, तो आप इस लॉस को क्लेम कर लेते हैं 2024 के टैक्स रिटर्न में। अब ये होता है कि जो पुलिस केस आपने किया था उसमें मामला आगे मूव होता है और 2025 में या 26 में जाके आपको जो आपकी अमाउंट थी 3 लाख रुपए मिसाल के तौर पे 3 महीने का रेंट था वो आपको मिल गया 2025 में या 26 में जाके। ये मैं अगली ये वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जिस टैक्स ईयर में आपको वो जो बेसिकली आपने एक्सपेंडिचर या लॉस क्लेम किया हुआ था वो मिल गया है किसी भी नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर, जिस टैक्स ईयर में वो अमाउंट आपको मिली है उस टैक्स ईयर में सेम हेड के अंदर वो इनकम के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी उस जिस टैक्स ईयर में अमाउंट आपको रिकवर हुई है, रीगेन हुई है, वो अमाउंट जो है उस टैक्स ईयर की आपकी उसी यानी कि सेम हेड के अंदर, आप हेड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हेड वही रहेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अगर था पहले तो दोबारा भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, तो उस हेड को सेम हेड के अंदर आप जाके तो उसको उस टैक्स ईयर में जिसमें मिली है उस टैक्स ईयर की इनकम में जमा हो जाएगी अमाउंट। ठीक है, अगर पहले आपकी वहाँ पे उस वक्त कोई इनकम नहीं है तो फिर वैसे ही सिर्फ यही इनकम जो है वो आप वहाँ पे लिख देंगे कि ये हमें जो है एक्सपेंडिचर या लॉस जो है रिकोप हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जनाब मैं पढ़ देता हूँ आगे। Where a person has been allowed a deduction for any expenditure or loss incurred in a tax year in the computation of the person's income chargeable to tax under a head of income, and subsequently the person has received in cash or in kind any amount in respect of such expenditure or loss, the amount so received shall be included in the income chargeable under the head फॉर द टैक्स ईयर इन विच इट इज़ रिसीव। ये मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। इसमें अब मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की मिसाल आपको दी थी, दूसरी मिसाल कॉमन जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस की है, बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स जब रिकवर हो जाते हैं आपको बाद में, ठीक है, तो बैड डेट्स जब रिकवर होंगे यानी ये हमेशा नेक्स्ट टैक्स ईयर में ही रिकवर होंगे। अगर तो सेम में रिकवर हो गए हुए हैं तो फिर तो आप उस एक्सपेंडिचर या लॉस को क्लेम ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तो सेम टैक्स ईयर में आपका एक्सपेंडिचर या लॉस रिकवर हो गया हुआ तो फिर तो आप उसको क्लेम ही नहीं कर सकते, ये नेक्स्ट टैक्स ईयर में रिकवर होंगे। ठीक है, उसकी बात हो रही। रिकोप का मतलब ही ये है कि नेक्स्ट टैक्स ईयर में या उससे आने वाले किसी भी टैक्स ईयर में आने वाले जो टैक्स ईयर्स हैं उनमें आपको जो है बैड डेट्स रिकवर हो गए, तो रिकवरी हो गई तो फिर जो है वो उनको रिकवरी ऑफ बैड डेट्स की टर्म्स में वो दोबारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में जिस टैक्स ईयर में रिकवरी हुई है उसमें वो जमा हो जाएगी अमाउंट। इसके बाद करेंसी कन्वर्जन है। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन रुपी, कि जो भी अमाउंट हम इस ऑर्डिनेंस के तहत कंसीडर करेंगे उसको रुपी में कंसीडर करेंगे। सब सेक्शन 2 वेयर एन अमाउंट इज़ इन करेंसी अदर देन रुपी द अमाउंट शैल बी कन्वर्टेड टू रुपी एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट अप्लाइंग बिटवीन द फॉरेन करेंसी एंड द रुपी ऑन द डेट अमाउंट इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि अगर करेंसी आपकी जो है यानी जो अमाउंट आपकी है वो किसी फॉरेन करेंसी वगैरह में है तो उसको जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस दिन उसका स्टेट बैंक की वेबसाइट से आप रेट देखेंगे, उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके साथ अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अटैच करेंगे और उसकी कन्वर्जन कर देंगे, जो मतलब रेट बनेगा पाकिस्तानी रुपये का, कि मिसाल के तौर पे डॉलर में था तो देख लेंगे कि फ़लाँ तारीख में हमने रिटर्न फाइल करना है, तो उस दिन आप जो है रेट निकाल लेंगे स्टेट बैंक की वेबसाइट से। ठीक है, और रेट निकाल के स्टेट बैंक का जो स्क्रीनशॉट लेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में साथ अटैच कर देंगे ताकि बाद में नोटिस ना आए, और डिटेल जो है नीचे लिख देंगे कि जी फ़लाँ डेट पे हमने जो है ये अमाउंट बनती थी, इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की है। ठीक है जी।